सिस्टम की, जो कि स्टेट्स अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो मैं दोबारा से एक ओवरव्यू देख लेता हूँ कि इन स्टेट्स में हमारा ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों गेट में ये पूछी जाती हैं, तो एक बार जान लेते हैं। देखिए वो गाइस, गेट में इस वजह से ये एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, जब भी हमारा कोई भी प्रोसेस होता है वो रेडी स्टेट से रन स्टेट में जाता है, तो यहाँ पर शेड्यूल को कॉन्सेप्ट आता है, राइट। शेड्यूल एंड डिस्पैच। तो हमारा जो डिस्पैच होता है वो करता कौन है, वो हमारा डिस्पैचर जो है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। ओके गाइस, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम एक बार और जान लेते हैं कि जब भी प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आता है तो प्रोसेस को क्रिएशन बोलते हैं। न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आने को प्रोसेस का क्रिएशन बोलते हैं। और इसको करता कौन है, ये जो काम है वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इस काम को करता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होता है, रेडी स्टेट से रन स्टेट में किसी प्रोग्राम को किसी प्रोसेस को ले जाने के लिए, तो उसमें आता है हमारा डिस्पैचर। और डिस्पैचर आता है तो इसमें शेड्यूलिंग कैसे होती है, कौन करता है शेड्यूलिंग, इस बात को भी जान लेते हैं। रेडी स्टेट से रन स्टेट में जाने के लिए हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज होता है। ओके गाइस, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज होता है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ एक कंफर्म कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर किसके लिए यूज होता है, डिस्पैचर के लिए। जब भी प्रोसेस को डिस्पैच किया जाता है, मीन्स रेडी स्टेट से रन स्टेट में लाया जाता है, तो इसको हम डिस्पैचर भी बोलते हैं। तो इसको हम डिस्पैच करते हैं। उसके बाद जब हमारा कंप्लीशन, मतलब जब रन स्टेट में कोई हमारा जो प्रोसेस है, तो वो अगर उसके पास कोई भी आईओ नहीं है, इट मीन्स कोई भी इनपुट आउटपुट का उसके पास कोई कमांड नहीं है, तो वो प्रोसेस हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट होने के बाद वो एक टर्मिनेशन स्टेट में पहुंच जाएगा। टर्मिनेशन स्टेट में मैंने गाइस बताया था, आपको पहले ही बता चुका हूँ कि टर्मिनेशन स्टेट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, यदि ये बहुत सारे प्रोसेस रन करते रहेंगे तो रैम में जगह नहीं बचेगी। तो हम उस प्रोसेस को, अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो उसको किल करना नेसेसरी हो जाता है, अदरवाइज रैम में जगह नहीं बचेगी तो रैम फुल हो जाएगी हमारे, जिससे कि हमारे बहुत सारे प्रोसेस रन नहीं कर सकते हैं, हमें मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर टर्मिनेशन का एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है। अगर टर्मिनेशन ना हो तो हमारे प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहेंगे, तो हमारा कभी भी प्रोसेस एंड नहीं होगा, हम चाहेंगे भी तब भी नहीं होगा। इसलिए टर्मिनेशन स्टेट का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि रन स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस क्यों मूव करता है, क्या इसकी वजह है। रन स्टेट से रेडी स्टेट में टाइम क्वांटम की वजह से प्रोसेस जाता है। जैसे कि टाइम क्वांटम 2 सेकेंड का है, तो 2 सेकेंड बाद ईच 2 सेकेंड एवरी प्रोसेस विल बी preempt, because there are in time quantum is 2 second, so every 2 second, after every 2 second every process will be preempt। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर ये क्यों हर एक 2 सेकेंड में प्रीएम्प्ट करता है, इसकी वजह होती है टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम में समय हम फीड कर देते हैं 2 सेकेंड। जैसे कि ये टाइम क्वांटम कॉन्सेप्ट हमारा राउंड रोबिन से आता है। राउंड रोबिन एक शेड्यूलिंग होती है, उस शेड्यूलिंग से ये कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसके लिए, टाइम शेयरिंग के लिए। टाइम शेयरिंग इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका, मल्टीटास्किंग का। ओके गाइस, इसमें मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें हम प्रायोरिटी भी इसी के पैरेलल में ही काम करती है, क्योंकि प्रायोरिटी अगर किसी कोई भी प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है, लाइक प्रायोरिटी जिसकी 10 है, वो हमारा प्रोसेस रन कर रहा है। अगर प्रायोरिटी 8 वाला आया तो उस प्रायोरिटी 10 वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो पूरा कंटिन्यूअस रन ही करेगा। यदि प्रायोरिटी जैसे कि किसी प्रोसेस की 5 है
और प्रायोरिटी 10 वाला प्रोसेस जैसे प्रोसेस रेडी क्यू में आ गया है तो रेडी क्यू से वो उसकी प्रोसेस उसकी वो प्रायोरिटी कितनी है 10 है, तो वो इसको बंद करेगा रन स्टेट में जो भी प्रोसेस चल रहा होगा इसमें, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम होगी तो उस प्रोसेस को बंद कर देगा। वो बंद करेगा प्रीएम्प्ट किए, यहाँ पर प्रीएम्पशन हो जाएगा। हमारा प्रोसेस कहाँ से कहाँ चला जाएगा, रन स्टेट से रेडी स्टेट में चला जाएगा, और रेडी स्टेट से जो भी जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो प्रोसेस उठ के रेडी स्टेट से रन स्टेट में आ जाएगा और देन वो कंटिन्यू करेगा अपना प्रोग्राम। और ये जो प्रायोरिटी जिसकी लो थी वो हमारा रेडी रन स्टेट से रेडी स्टेट में चला जाएगा और यहाँ पर अपना एक क्यू में खड़ा हो जाएगा कि भाई जब मेरा नंबर आएगा तब मैं इसको रन कराऊंगा। ठीक है, तो गाइस तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो भी हमारा प्रायोरिटी और टाइम क्वांटम का कॉन्सेप्ट था ये भी मैंने देख लिया है। उसके बाद सस्पेंड रिज्यूम तो देख ही चुके हैं, तो हम एक बार ये जान लेते हैं। टाइम टी क्यू इसमें लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है टाइम क्वांटम। एल टी लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और एस टी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। आई एम टेलिंग यू। तो यहाँ पर एम टी लिखा हुआ है मीडियम टर्म शेड्यूलर। ओके गाइस, मैंने अभी आप लोगों से मीडियम टर्म शेड्यूलर का डिस्कशन नहीं किया है, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर का डिस्कशन मैं अभी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जब भी हमारा कहाँ से कहाँ प्रोसेस जाता है, सस्पेंडेड वेट से किस में जाता है, सस्पेंडेड रेडी में जाता है। तो जब सस्पेंडेड रेडी से हमारा रेडी स्टेट में जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, जब भी हमारा सेकेंडरी मेमोरी से किस में जाएगा, रेडी स्टेट में, रैम में जाएगा, तब कौन सा शेड्यूलर यूज होता है, तो मीडियम टर्म शेड्यूलर यूज होता है। गाइस तो अब आगे इस चीज़ को अगर अच्छे से समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें मुझे कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एक्चुअली होता क्या है ये पहले जान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये अक्सर पूछा भी जाता है गेट में, तो यहाँ पर गेट से ये क्वेश्चन निकल के आएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ प्रोसेसेस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इस चीज़ को मैं समझ लेता हूँ डीपली से कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता क्या है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी प्रेजेंट इन द रेडी स्टेट एट मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि जो रेडी स्टेट है हमारा, न्यू स्टेट के बाद रेडी स्टेट का काम आता है। तो कहने का मतलब है कि रेडी स्टेट मीन्स रैम में, रेडी स्टेट में जितने भी प्रोसेस होंगी, जितने भी प्रोसेस रेडी स्टेट में रहते हैं उनको हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। कि मतलब एक समय पर जितने भी प्रोसेस हमारे उस रैम में होते हैं तो उस चीज़ को हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बोलते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। दिस फोल्डर इज़ डिलीटेड बाय लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। मतलब ये जो फोल्डर होता है, फोल्डर नहीं, यहाँ पर फैक्टर जो है, ये दिस फैक्टर इज डिसाइडेड बाई लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। सॉरी गाइस, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, उसके लिए सॉरी। तो दिस फैक्टर इज डिफेक्टेड बाई लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसका मतलब ये है कि ये जो भी ये हमारा फैक्टर है वो किससे डिसाइड किया जाता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। गाइस मैं बता चुका हूँ, जब भी हमारा प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से ही क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर ये इसीलिए यहाँ पर ये जो इस फैक्टर का जो है डिसाइड कौन करता है, ये हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है कि कितने प्रोसेस एक रैम में जाएंगे, कितने प्रोसेस रेडी क्यू में रहेंगे। ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि कितने प्रोसेस रेडी क्यू में रहेंगे, रैम में रहेंगे, और इसको जो डिसाइड करता है कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है। गाइस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, गाइस ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। गाइस तो यहाँ पर दिया गया है कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिसाइड विच प्रोसेस मस्ट बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड आफ्टर डिसाइडिंग इट विल कॉल डिस्पैचर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या डिसाइड करता है, विच प्रोसेस मस्ट बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड आफ्टर डिसाइडिंग इट विल कॉल डिस्पैचर।
मतलब जो भी हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा डिस्पैच करते हैं, जो भी हमारा जैसे कि हमारा प्रोसेस है रेडी स्टेट से और रन स्टेट में जाता है। तो जब भी हमारा प्रोसेस रेडी स्टेट से रन स्टेट में जाएगा तो उसको हम बोलते हैं डिस्पैचर। और ये काम कौन करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो भी है हमारा क्या करता है? रेडी स्टेट से रन स्टेट में किसी प्रोसेस को ले जाता है। इसको हम डिस्पैचर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम गाइस जान लेते हैं कि नाउ डिस्पैचर इज द सॉफ्टवेयर that is responsible for moving the process from ready run और रन रेडी स्टेट। मतलब जो भी हमारा डिस्पैचर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोसेस को रेडी स्टेट से रन स्टेट में ले जाने के लिए। इट इज़ कॉल्ड कंटेक्स्ट स्विचिंग। हम इसको कंटेक्स्ट स्विचिंग भी कहते हैं कि कंटेक्स्ट स्विचिंग अभी हम पढ़ लेते हैं कि कंटेक्स्ट स्विचिंग होता क्या है। एक्चुअली कंटेक्स्ट स्विचिंग हमारा पूरा टॉपिक होता है, तो उसको मैं अच्छे से एक डीपली से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मीडियम टर्म शेड्यूलर का हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी जान लेते हैं। मीडियम टर्म शेड्यूलर द डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वैपिंग। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो हमारा डिस्पैचर है वो एक्चुअली स्वैपिंग का काम करता है। स्वैपिंग में क्या होता है? स्वैपिंग इज़ द process of moving the process from main memory to secondary memory and from secondary memory to main memory। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है यहाँ पर डिस्पैचर होता है जो कि हमारा क्या करता है? स्वैपिंग करता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर हमारा एक्चुअली बेसिकली स्वैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में किसी प्रोसेस को ले जाने के लिए, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में किसी प्रोसेस को लाने के लिए किया जाता है। तो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो होता है रिलेटेड टू ओवरऑल परफॉर्मेंस। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमारा किस लिए यूज़ किया जाता है? ओवरऑल परफॉर्मेंस को सेटअप करने के लिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यूज़ किया जाता है। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का किस लिए यूज़ किया जाता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए। गाइस यहाँ पर गेट का क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के में कौन सा शेड्यूलर यूज़ किया जाता है? तो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में यूज़ किया जाता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर किस लिए यूज़ किया जाता है? इम्पैक्ट स्वैपिंग टाइम। ये स्वैपिंग के लिए यूज किया जाता है। जब भी हमारा कोई भी प्रोसेस मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ले जाना है तो हमें स्वैपिंग करानी पड़ती है। स्वैपिंग और जो इसका काम कौन करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर। मतलब मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी कौन करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर इस चीज़ को करता है गाइस। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही एडवांटेज होता है कि मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ले जाने के लिए। तो उसके बाद मैं पांचवा कॉन्सेप्ट जान लेता हूँ कि पांचवा कॉन्सेप्ट इसमें है प्रोसेस क्यूज। जो प्रोसेस होती है वो मतलब कैसे किस क्यू में रखी जाती है, तो उस चीज़ को मैं जान लेता हूँ कि प्रोसेस को किस चीज़ क्यू में रखे हैं, क्यू में रखी जाती है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस जॉब क्यू। मतलब यहाँ पर जो है जॉब हमारे एक क्यू में रखे जाएंगे जिसको हम LTS से बोलते हैं। LTS मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इस स्टेट को हम बोलते हैं न्यू स्टेट। यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस न्यू स्टेट बोलते हैं। जॉब क्यू जो होती है वहाँ पर न्यू स्टेट होता है, तो वहाँ पर जॉब क्रिएशन होती है। तो ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को मुझे रेडी स्टेट में ले जाना है, कौन से प्रोसेस का बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, कौन से प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है, और वो अपने अकॉर्डिंग ही उस चीज़ को रेडी स्टेट में रखता है। क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हम जान लेते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे प्रोसेस रन करते हैं, एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं रेडी स्टेट में। तो इस वजह से हमें मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप करना रहता है। इस वजह से हमारा जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो अपने रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए होता है कि वो मैक्सिमम मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करे, मल्टी डिग्री का यूज़ करे। तो इस वजह से ये LTS का काम होता है। इसके बाद LTS के बाद हमारा
CPU आता है जो कि शेड्यूलिंग होती है, इसमें शॉर्ट टर्म शेड्यूलर यूज़ किया जाता है। ये गाइस तो सब हम जान ही चुके हैं, अभी बिल्कुल जस्ट पढ़ा था। उसके बाद मैं और जो नई चीज़ें हैं वो जान लेता हूँ कि इसमें जो कंप्लीशन स्टेट है वो, उसके बाद टर्मिनेट स्टेट आता है। टर्मिनेट स्टेट बता ही चुका हूँ, क्योंकि अगर टर्मिनेट नहीं, कोई भी हमारा प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगा तो रैम पूरी फुल हो जाएगी, जिससे कि हमारा रैम वर्क नहीं करेगा, हमारा प्रोसेस कभी एंड ही नहीं होगा। उसके बाद हम जान लेते हैं कि IO, यहाँ पर IO का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं सारा जान ही चुका हूँ। इसके बाद इवेंट क्यू है। इवेंट क्यू में क्या होता है कि जब भी हमारा कोई भी इवेंट होता है, लाइक प्रोसेस रन करता है, तो एक इवेंट की तरह रन करता है। टाइमर और प्रायोरिटी जान लेते हैं। टाइमर प्रायोरिटी तो जान ही चुके हैं, जैसे स्लैश टाइम हो गया, किसी टाइम क्वांटम हो गया, और प्रायोरिटी किसी की प्रायोरिटी हाई है, किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी लो है, उसके अकॉर्डिंग वो रन करेगा। यहाँ पर पेरेंट बिट और फोर्क का जान लेते हैं कि फोर्क एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पर दिया गया है तो हम जान ही लेते हैं। फोर्क का एक्चुअली मतलब होता है कि ये चाइल्ड प्रोसेस क्रिएशन होता है कि एक फोर्क एक चाइल्ड टू की पावर n-1 के फॉर्म में चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है। तो ये अच्छे से जानेंगे, डीप से जानेंगे। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर फोर्क का मतलब है कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएशन का बेसिकली ये काम करता है। अब LTS ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में, MIS मीडियम टर्म शेड्यूलर, SIS ये है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, STS शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन को जो हमारे गेट में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को इन्होंने सॉल्व किया है हमने। तो आप यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने किस टाइप का क्वेश्चन रखा हुआ है। बेसिकली ये एक वैसा क्वेश्चन ओवरव्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम जानेंगे कि कितने प्रोसेस होते हैं और कि प्रोसेस में कितने प्रोसेसर यूज़ होते हैं, प्रोसेसर कितने मैक्सिमम यूज हो सकते हैं, कितने मैक्सिमम प्रोसेसर्स यूज हो सकती हैं, वो उस टाइप का क्वेश्चन है। मैं आप एक बार पढ़ लेता हूँ। कंसीडर ए सिस्टम विद n CPU प्रोसेसर एंड m प्रोसेसर्स देन। मतलब इसमें कह रहा है कि m प्रोसेसर्स हैं और n CPU हैं। मतलब CPU हैं n नंबर ऑफ n's और प्रोसेसर्स हैं m। तो हमारे में ये कह रहा है कि इसमें स्टेट और मिनिमम कितने CPU यूज होंगे, मिनिमम कितने CPU यूज होंगे और मैक्सिमम कितने CPU यूज होंगे। रेडी स्टेट में जान लेते हैं कि रेडी स्टेट में इसका क्या स्टेटस रहेगा। रेडी स्टेट में इसका स्टेटस रहेगा कि इसमें जीरो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, प्रोसेसेस होंगे। नंबर ऑफ जीरो मिनिमम रेडी स्टेट में नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ रह सकते हैं प्रोसेसेस, और मैक्सिमम m नंबर ऑफ मतलब m प्रोसेसेस रह सकते हैं। रनिंग स्टेट में जीरो रनिंग स्टेट में भी रह सकते हैं, और n मतलब जितने भी CPU हैं उतने प्रोसेस उसमें रन करेंगे। अगर CPU 1 है आपके लैपटॉप में, अगर CPU 1 है तो सिर्फ एक ही इसका प्रोसेस रन करेगा। गाइस ध्यान रखिएगा, एक ही प्रोसेस रन करेगा। ब्लॉक स्टेट क्या है, ये ब्लॉक स्टेट में अगर मिनिमम जीरो रहेंगे और मैक्सिमम m, मतलब जितने प्रोसेसेस हैं उतने प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में रह सकते हैं। गाइस यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि n यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि जितने CPU होंगे उतने ही प्रोसेस रन कर सकते हैं। अगर एक ही CPU होगा तो एक ही प्रोसेस रन करेगा। गाइस इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा एक्चुअली गेट में पूछा जाता है, अक्सर पूछते रहते हैं गेट में, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई मत कीजिएगा गाइस। ठीक है गाइस, मैं अगले लेक्चर में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। अगला लेक्चर जल्दी आएगा, डोंट वरी। उसके बाद मैं इस चीज़ को कंटिन्यू, आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा दोस्तों, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा गेट की। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन एक अलग ही स्टैंडर्ड पे होगी।